वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु रॉय और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में इसकी जो परिभाषा है इस प्लांट ब्रीडिंग की, वो ऐसा बोला गया है कि ये एक कला है, आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है, विज्ञान है और एक टेक्नोलॉजी है। ये तीनों का मिला जुला एक मिश्रण है। एक कला, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मिला जुला मिश्रण है, जिसका काम क्या है, ये इम्प्रूव करना। किसको इम्प्रूव करेगा? तो जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का जो जीनोटाइप है, पौधे के जीनोटाइप को ये इम्प्रूव करेगा। तो इम्प्रूव करने से क्या होगा? रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज़। किस सिलसिले में इम्प्रूवमेंट करेगा? तो उनके इकोनॉमिक यूज़, मतलब उनका जो कमर्शियल, जो व्यावसायिक या व्यापारिक इस्तेमाल होता है, उस संदर्भ में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इम्प्रूवमेंट करेगा फॉर द मैनकाइंड, इंसान के लिए। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है या पादप प्रजनन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो पादप प्रजनन क्या है? ये एक आर्ट है, एक साइंस है और ये एक टेक्नोलॉजी है, जिसका काम क्या है? पौधे के जेनेटिक मेकअप यानी पौधे का जो जीनोटाइप है उसको इम्प्रूव करना। किस संदर्भ में? तो इकोनॉमिक यूज़, यानी कि व्यावसायिक संबंध में या व्यापारिक दृष्टिकोण से उसकी जीनोटाइप को इम्प्रूव करना, ताकि इंसान के काम ये आ सके। तो इसको आर्ट क्यों कहा गया है और साइंस क्यों कहा गया है? साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो आनुवंशिकी के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स या थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स जो है, उनका इस्तेमाल करके जीनोटाइप का, उनके नियम को इस्तेमाल करके जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे क्रॉस बनाना और कैसा रेशियोज़ आता है, किस तरीके से कौन सा जीन कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे जीन प्रोटीन बनाता है, तो उन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्रूव करना। और इसको आर्ट इसलिए कहा गया है कि जो करता है ये काम वो एक इंसान है, आदमी है, साइंटिस्ट है। तो उसकी कलाकारी कितनी है इसमें, उसका कैसा, उसका स्किल्स कितना है, उसकी जो स्किल सेट कितना है कि जिससे कि वो सही पौधे को छांट सके, सही पौधे को ले सके। जब हम क्रॉस बना रहे हैं तो सही पेरेंट्स का, सही जनक का चुनाव कर सके, तो वहाँ पर उसकी कलाकारी काम में आती है कि वो कितना चीज़ को समझ रहा है और कितना उसको सिलेक्शन उसका कैसा कर रहा है, जो वर्ण कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है, और जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जो वो करने जा रहा है जिससे कि इम्प्रूव करना है, उसको वो कैसे लगाता है, प्रयोग को किस तरीके से डिज़ाइन करता है, कौन सा मेथड यूज़ करता है, कौन सा तरीका, प्रोसेस अपनाता है, वहाँ पे उसकी कलाकारी देखने के लिए आती है। तो इसलिए ये एक आर्ट है। तो बोलता है प्लांट ब्रीडर अगर बहुत अच्छा स्किलफुल ब्रीडर है, वो अपनी कला को अच्छी तरीके से अपने जो उसका जो नॉलेज है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो अच्छा एक पौधा निकाल सकता है। जबकि अगर उसमें ये देखने का दृष्टिकोण ही नहीं है कि ये मैं इस पौधे को लूँ या इस पौधे को लूँ, किस में अच्छा गुण है, किस में नहीं है, अगर वही उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारा सिद्धांत अगर उसको पता भी है तो फिर उसको वो आगे अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको विज्ञान भी बोला गया है और इसको कला भी बोला गया है। और टेक्नोलॉजी इसलिए कि इसमें आजकल नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसा बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। तो उसको यूज़ करके पौधे में जो जीनोटाइप है उसको इम्प्रूव करना, ताकि वो इंसान के काम आ सके, उसका इकोनॉमिक यूज़ हो सके। तो इसलिए इसको ये भी कह सकते हैं कि आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए इसको इसमें इम्प्रूव करना। और प्लांट ब्रीडिंग डील्स विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। एक दूसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट मतलब क्रॉप प्लांट जो है, जो पौधे हैं, उनका जीनोटाइप में इम्प्रूवमेंट करना, उसमें जीन पे इम्प्रूवमेंट करना, ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसको प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन को साइंस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से कहा गया है, पर मेन उद्देश्य यही है, इसमें सबका निचोड़ यही है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब जो जीनोटाइप है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। किसके जीनोटाइप में इम्प्रूवमेंट होगा? तो पौधे के जीनोटाइप में इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों करना है इम्प्रूवमेंट? ताकि वो बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान के फ़ायदे के लिए उसको इस तरीके से इम्प्रूव करना है।
तो ये भी वही चीज़ बोल रहा है, एम्स टू इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पौधे के जो गुण हैं, पौधे के जो लक्षण हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहता है, जिससे कि ये मोर और मोर डिज़ायरेबल हो सके, मतलब ऐसा जिसको इंसान को जैसा चाहिए वैसा ये हो सके। किस तरीके से? एग्रोनॉमिकली, मतलब एग्रोनॉमी के दृष्टिकोण से, और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। एग्रोनॉमी मतलब उसको लगाना, उसको काटना, उसको बोना, उसमें जो भी काम करना है वो सब आसान हो, और इकोनॉमिकली भी मतलब पैसे के दृष्टिकोण से, जिससे किसान को फ़ायदा मिले या जो इसको कर रहा है उसको फ़ायदा मिले। तो कुल मिला के प्लांट ब्रीडिंग बोलता है कि ये एक आर्ट और साइंस दोनों है। कहीं कहीं पर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, पर आर्ट साइंस तो ज़रूर रहेगा। तो कला और विज्ञान अगर पूछता है कि ये कला है, ये विज्ञान है, ये दोनों है, तो कला और विज्ञान दोनों ही है ये। तो कहीं भी सिर्फ साइंस पे नहीं मारना है टिक। अगर कभी कभी पूछता है कि ये कला है या विज्ञान है या दोनों है, तो यहाँ और अगर टेक्नोलॉजी भी है साथ में, तो तीनों को लेना है। तो ये किस लिए है? तो इम्प्रूव करना है जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। तो मॉडर्न जो प्लांट ब्रीडिंग है, आज के ज़माने का प्लांट ब्रीडिंग है, वो किसके ऊपर आधारित है? वो जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक, इन दोनों सिद्धांतों के ऊपर, यानी आनुवंशिकी के सिद्धांत और कोशिकीय आनुवंशिकी, मतलब साइटोजेनेटिक मतलब कोशिका का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, इन दोनों के अध्ययनों के ऊपर ये आधारित है। तो इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आपके सिलेबस में है कि इतिहास, प्लांट ब्रीडिंग का इतिहास क्या है, तो इसके इतिहास के बारे में ऐसा कोई रिकॉर्डेड ये नहीं है कि इस दिन से प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत हुई। एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट की बात करता है, तो जब भी इंसान सबसे पहली बार एक अच्छा पौधा अपने वाइल्ड फॉर्म या जो जंगली प्रजातियाँ हैं उसमें से कोई अच्छा छांट के पौधा अपने काम के लिए, इस्तेमाल के लिए उगाया होगा, उस दिन से प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत हुई होगी। तो ये सिलेक्शन वो सबसे एक ये है कि इंट्रोडक्शन जो सबसे सिंपल मेथड है कि आप एक वाइल्ड टाइप का या जंगली प्रजाति या में प्रकृति में ग्रो हो रहा है कोई अच्छा पौधा, उसको छांट के लाके अपने यहाँ लगाते हैं। तो वो एक तरह का प्लांट ब्रीडिंग मेथड वो भी है, इंट्रोडक्शन या डोमेस्टिकेशन करना। तो बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए वाइल्ड स्पीशीज़, मतलब एक वाइल्ड जंगली प्रजाति को अंडर ह्यूमन कल्टीवेशन लाना, ह्यूमन मैनेजमेंट में लाना, कि उसको इंसान अपने इस्तेमाल के लिए ले आए और उसको अपने इस्तेमाल के लिए ग्रो करे, उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। जैसा डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो जो एनिमल्स को हम पालतू बनाए हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उसी तरह से जब वाइल्ड स्पीशीज़ या जंगली प्रजातियों में से अगर कोई प्रजाति हमको अच्छी लगी, इंसान को अच्छी लगी होगी, उसको ला के वो अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको उगा रहा है, उसका कल्टिवेशन कर रहा है, तो उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉब्ली सबसे पहला मेथड होगा जब प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ किया गया होगा डोमेस्टिकेशन को। और डोमेस्टिकेशन मोस्ट बेसिक मेथड है, ये प्लांट ब्रीडिंग का सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत तरीका डोमेस्टिकेशन हो सकता है। हम कहीं भी गए, कोई हमको पौधा अच्छा लगा, कोई फूल अच्छा लगा जंगल एरिया में, तो उसको ला के अगर हम घर पे लगा रहे हैं तो वो डोमेस्टिकेशन है। और उसको अगर हम कमर्शियली, कल को इतना अच्छा उसका कैरेक्टर वगैरह, लक्षण वगैरह अच्छा है, कल को हम कमर्शियली उसका इस्तेमाल करना चालू कर दिए, तो वो फिर इकोनॉमिक यूज़ के लिए वो हो गया। तो ये डोमेस्टिकेशन जो है वो सबसे बेसिक मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का। तो इस करीब करीब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से 700 साल पहले बेबीलोन के लोगों ने ऐसे और एसीरिया के लोगों ने सबसे पहले आर्टिफिशियली जो है कृत्रिम तरीके से पाम, खजूर को उन्होंने पॉलिनेट किया था। उसमें पॉलिनेशन का उनके रिकॉर्ड में मिलता है कि उस समय से ही वो लोग आर्टिफिशियली, मतलब जो इसमें से अच्छा परागकण मिल रहा है ऐसे पौधे से दूसरे पौधे को वो परागण वो करते थे। तो उस समय इस हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलता है। थॉमस फेयरचाइल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड, मतलब दो जनकों को क्रॉस करके आर्टिफिशियली एक F1 तैयार किया। सबसे पहले 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने। तो जो उन्होंने बनाया था उसको फेयरचाइल्ड्स म्यूल ऐसा नाम दिया गया था। तो पहला जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड उन्होंने बनाया था उसको फेयरचाइल्ड्स म्यूल कहा जाता था। तो फेयरचाइल्ड का म्यूल उसको कहा जाता था। तो उन्होंने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था। जोसेफ कोलरेटर एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस वगैरह बनाए और टोबैको में और सोलेनम यानी कि पोटैटो और टोमेटो, बैगन, इनके फैमिली में
1760 और से 1866, मतलब 100 साल के डिफरेंस में, इस 100 सालों में इन्होंने बहुत सारे क्रॉसेस बनाए। तो इस दौरान में, इसके बीच में, इस जनरेशन के बीच में ये थे और कुछ और साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस दौरान में बहुत सारे क्रॉसेस बनाए। और थॉमस एंड्रू नाइट एक पहले इंसान थे जिनको कहा जाता है कि उन्होंने नई फ्रूट वैरायटीज़, फलों की कई नई प्रजातियां उन्होंने विकसित की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम परागन के द्वारा उन्होंने, थॉमस नाइट ने कई फलों की प्रजातियों को विकसित की थी। तो ये कुछ अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के हिस्ट्री में बहुत पुराने समय में आते हैं। पर प्लांट ब्रीडिंग में जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्चुअली शुरू हुआ जब मेंडल के लॉ का डिस्कवरी हुआ, मेंडल के नियम का जब डिस्कवरी हुआ, तो उसके बाद से इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। पर ये कुछ पहले समय है जब कुछ ये हिस्ट्री में इन लोगों का जिक्र मिलता है। 1856 में विल्मोरिन ने जो है, उन्होंने प्रोजेनी टेस्ट को दिया। प्रोजेनी टेस्ट यानी कि जब हम कोई क्रॉस बनाते हैं, कोई हम एक पौधे से दूसरे पौधे में कोई जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्रॉस बनाए हैं, तो उस क्रॉस का प्रोजेनी कैसा होगा, उसकी पीढ़ी कैसी होगी, आगे उस कैसा होगा, तो उसको पीढ़ी को वो टेस्ट करने का एक तरीका निकाले थे, उसको प्रोजेनी टेस्ट उन्होंने नाम दिया था। तो ये विल्मोरिन ने एक प्रोजेनी टेस्ट निकाला था। 1900 में नेल्सन एहले एक साइंटिस्ट थे और उनके कुछ सहयोगी थे, उन्होंने डेवलप किया इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड। मतलब इंडिविजुअली एक प्लांट को छांटना, एक समूह है, पॉपुलेशन है, उसमें से लक्षण के आधार पर, गुणों के आधार पर एक इंडिविजुअल प्लांट्स को सिलेक्ट करके, उसको वर्ण करके, उसको अलग से ग्रो करके उसमें इम्प्रूवमेंट या उसमें सुधार किया जा सकता है। ये सबसे पहले नेल्सन एहले ने दिखाया। ये वही समय है, आप ध्यान देंगे, 1900 साल, जिस साल में डेवरिस और शर्मैक और कॉरेंस ने मेंडल के नियम की रीडिस्कवरी की, मेंडल के नियम की पुनः खोज की और दुनिया के सामने लाए। एक बार जब मेंडल के नियम आ गए लोगों के सामने, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस प्लांट ब्रीडिंग के फील्ड में काम किया, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट का काम किया। 1903 में जोहानसन ने, जिन्होंने कि प्योर लाइन थ्योरी दी। प्योर लाइन एक तरीका है, ब्रीडिंग का तरीका, एक प्लांट ब्रीडिंग का, पादप प्रजनन का एक मेथड है, जिसको जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने ही जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये तीनों कॉन्सेप्ट भी जोहानसन ने ही दिया था। उसके बाद 1900 के बाद एक बार जब मेंडल का नियम डिस्कवर हो गया, उसके बाद में बहुत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत तरीके से उस पर काम किया और प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन के फील्ड में उन्होंने अपना नॉलेज बढ़ाया, अपने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया उसके बारे में। उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। तो एक चार्ट जैसा है जिसको हम देखेंगे आगे कि किसने क्या दिया था। 1960 में नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मन बोरलॉग एकमात्र प्लांट ब्रीडर हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में एकमात्र आदमी हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है। एग्रीकल्चर फील्ड में और कोई भी आदमी नहीं है जिसको कि नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नॉर्मन बोरलॉग एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ यानी कि मध्यम बौने पौधों का उन्होंने गेहूँ में उन्होंने विकास किया था, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के लिए, जो कि जिसने हरित क्रांति की राह खोली। तो हरित क्रांति की राह जो है, जब बोरलॉग ने ड्वार्फ गेहूं की वैरायटी का विकास किया, उससे हरित क्रांति की राह खोली, क्योंकि इनका पैदावार बहुत बढ़ गया। तो ये ड्वार्फिंग जीन जो है, यानी कि ये जो बौनेपन का जो जीन है, उसको लिया गया था। नॉरिन 10 नाम की एक गेहूं की वैरायटी थी, तो नॉरिन 10 नामक गेहूं की वैरायटी से वो जीन को लिया गया था। तो नॉरिन 10 नामक वैरायटी से वो जीन लेकर के उन्होंने वाइट ड्वार्फ गेहूं की वैराइटीज़ को डेवलप किया, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये एकमात्र, और वो भी नोबेल, आप जैसे जानते हो कि कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल प्राइज़ है नहीं कृषि का फील्ड में, तो इनको एक्चुअली पीस कैटेगरी में दिया गया था। नोबेल प्राइज़ की जो 6 कैटेगरियाँ हैं, उसमें जो पीस कैटेगरी है, पीस कैटेगरी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, उस कैटेगरी में इनको पुरस्कार दिया गया था। राइस में, जैसा कि धान में हम जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्वार्फ DGO जेन इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ फ्रॉम ए टॉल राइस वैरायटी। एक ताइवान का किसान था, फार्मर,
जिसने इसको ड्वार्फ किस्म को उसने खोज निकाला था। तो उस जिसकी वजह से राइस में ड्वार्फ राइस का विकास हुआ और राइस में बहुत पैदावार बढ़ गया, क्रांति आ गई राइस में। तो ये DGU जीन को यूज़ करके IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में है, उसको यूज़ करके 1965 के दौरान वंडर राइस IR8 किस्म का विकास किया गया, जिसको कि वंडर राइस बोला जाता है। तो ये वंडर राइस या IR8 का विकास इस DGU जीन को यूज़ करके किया गया था। तो गेहूं में जो है वो नोरिन 10 से ड्वार्फिंग किया गया और राइस में जो है DGU जीन से किया गया, और जिससे कि वंडर राइस से IR8 रिलीज़ हुआ। उसके बाद और भी वैराइटीज़ जो है वो रिलीज़ हुई। इंडिया में अगर हम इसकी बात करें, प्लांट ब्रीडिंग के इंडिया में प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो 1871 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रिएट किया, जिससे कि एग्रीकल्चर के बारे में या इसके रिसर्च के बारे में बढ़ावा मिला। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नामक जगह में बनाया गया बिहार में, जो कि समस्तीपुर नॉर्थ बिहार में है। और बाद में यहाँ पे एक भूकंप आ गया जिससे ये यहाँ का सब कुछ नष्ट हो गया। तो इसको जो है 1936 में न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया गया। लेकिन चूंकि ओरिजिनली ये पूसा नामक जगह में था, इसलिए दिल्ली में जहाँ न्यू दिल्ली में जहाँ इसको शिफ्ट किया गया उस जगह का नाम भी पूसा ही दिया गया। तो आज उस जगह को पूसा के नाम से जाना जाता है। तो 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसको स्टैब्लिश किया गया नई दिल्ली में। ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को स्टैब्लिश किया गया, ये भी नई दिल्ली में ही स्टैब्लिश हुआ था। और ये काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसको बाद में ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नाम बदल के इंडियन काउंसिल कर दिया गया, जिसको हम ICR बोलते हैं। तो 46 में इस नेम को चेंज कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR, जो कि आज की तारीख में जो भी कृषि से संबंधित जो भी कार्य देश में होता है, जो भी विश्वविद्यालय कृषि के चलते हैं, उन सब की कंट्रोलिंग बॉडी जो है, उन सब की गवर्निंग बॉडी ICR है। इसी के बनाए हुए नियम के अनुसार सारी कृषि कॉलेज या कृषि विश्वविद्यालय जो भी चलते हैं वो इसके नियम के अनुसार चलते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा में बाद में शिफ्ट हो गया, इसको आज के तारीख में IRI नाम से जाना जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। ये इंपीरियल ब्रिटिश लोगों का दिया गया था, जो बाद में बदल के इंडियन हो गया। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जिस जगह पे दिल्ली में है उसको आज पूसा ही कहते हैं, तो पूसा कैंपस उसको बोला जाता है। और इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो बना वो बाद में बदल के ICR हो गया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये दोनों जो है वो ही पूसा कैंपस में ही है, दोनों वहीं पर। इस तरह से 21 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना हुई, जो कि कॉटन का रिसर्च को सुपरवाइज कर रहा था या कॉटन की रिसर्च को देखता था। 56 में ICR ने प्रोजेक्ट एक बनाया, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च, मतलब क्षेत्रीय जगहों पे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। किस पर? तो कॉटन पर, ऑयल सीड पर, मिलेट्स यानी कि ज्वार बाजरा जो है इनके ऊपर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो जिसको PRRCOM नाम से बताया गया है। तो यह है प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च। इसके इन्होंने बनाया ऑयल सीड्स, कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट। तो कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट, ये इसके ऊपर इन्होंने 1956 में प्रोजेक्ट बनाया, जिससे कि इन सब जो क्रॉप्स हैं उनके रिसर्च का काम बढ़ने लगा, उनके ऊपर शोध होने लगा। 57 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट मतलब पूरे देश में एक साथ शुरू किया गया, अलग अलग सेंटर्स पे मेज के ऊपर। इसी तरह से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाद में ICR ने शुरू किए। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल रिसर्च, इस तरह से पोटैटो रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च शुरू किए। 1961 में पहला संकर मक्का यानी हाइब्रिड मेज वैरायटी जो है इस रिलीज़ हुई। पहला हाइब्रिड मेज जो है 1961 में रिलीज़ किया गया, जो कि इसी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था। 1960 में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, जो कि पंतनगर नैनीताल में है, जिसको गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी या GBPUAT बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई वहाँ एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सभी डिसिप्लिन की, सभी विभागों की पढ़ाई वहाँ पे होती है। हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
तो इसको आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है और यहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी उन्होंने क्या बताया था वो है, जैसे एलार्ड एंड ब्रैडशॉ, इन्होंने जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में बताया। रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हल ने दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे रिकरेंट सिलेक्शन जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जेनकिंस ने दिया, डोमिनेंस हाइपोथेसिस डेवनपोर्ट ने दिया, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस फ्लोर में दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ये पैथोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ ये बोला जाता है कि जो पैथोजन है यानी कि वायरस है या बैक्टीरिया खास करके है, तो वहाँ पे जो जीन होते हैं, जो कुछ जीन पाए जाते हैं जो कि उसके विरुलेंस यानी कि वो अटैक करेगा या नहीं करेगा उसको डिसाइड करता है। तो वो बोलता है कि हर पैथोजन का जो जीन होता है अटैक करने वाला, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग जीन होस्ट में मौजूद होता है जो होस्ट को अटैक करता है, और जब दोनों जीन का मैचिंग होता है तभी अटैक कर पाता है। और उसको फ्लोर ने दिया था। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस मतलब होस्ट और पैथोजन दोनों का जीन जब मैच करेगा तो डिजीज़ डेवलपमेंट होगा, यानी कि डिजीज़ होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्योर लाइन कॉन्सेप्ट जैसा हम पहले देखे थे जोहानसन, इसको जब हम ब्रीडिंग मेथड्स देखेंगे तो उसमें प्योर लाइन मेथड ऑफ ब्रीडिंग उसमें हम देखेंगे, जोहानसन ने कॉन्सेप्ट दिया था। बैक क्रॉस मेथड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है कैरेक्टर ट्रांसफ़र के लिए, हार्लेन एंड पोप के द्वारा दिया गया है। डबल क्रॉस स्कीम जोन्स के द्वारा दिया गया है। इस तरह से साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जोन्स एंड डेविस। तो ईयर टू रो मेथड ये मक्का में इस्तेमाल होता है, हॉपकिंस ने दिया। कोल्चिसिन ये एक इम्पॉर्टेंट है। कोल्चिसिन हम कोशिका विभाजन में देखे हैं कि कोल्चिसिन को अगर अप्लाई किया जाता है तो जो तरकू बनते हैं जिससे कि क्रोमोसोम अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, उनका बनना रुक जाता है। तो इससे जो है क्रोमोसोम का नंबर सेल में जो सेल डिवीजन के फेज़ में है यानी कि विभाजन की अवस्था में है, उसमें अगर कोल्चिसिन डाला जाए तो तरकू नहीं बनेंगे, तो क्रोमोसोम का संख्या दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट होकर पोल पे नहीं जाएगा, तो एक ही सेल में डबल हो जाएगा क्रोमोसोम। तो इस तरह से और मेथड्स आप देखेंगे। सिंगल सीड डिसेंट मेथड ये गोल्डन के द्वारा दिया गया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लेविस का क्लासिफिकेशन लेविस ने दिया। वर्टिफोलिया इफेक्ट वेंडर प्लैंक ने। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज ये वेविलोव ने दिया है। ट्रिटिकल जो पहला मैन मेड सीरियल है यानी कि इंसान के द्वारा तैयार किया गया पहला सीरियल ट्रिटिकल है, जो सिकल सीरियल यानी कि राई और गेहूं दोनों के क्रॉस से बनाया गया है, तो इसको रिम्पाउ ने किया था ट्रिटिकल। म्यूटाजन यानी म्यूटेशन, डिवरीस ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में इसका टर्म दिया। स्पोरोफाइटिक ये हम देखें कि स्पोरोफाइटिक सिस्टम ह्यूजेस एंड बैबकॉक इनने दिया था। बल्क मेथड ये एक सिलेक्शन का मेथड है या वर्ण का एक तरीका है जिसको नेल्सन एंड एले ने दिया था इसको। रफेनोब्रेसिका ये एक और मैन मेड प्लांट टाइप है जिसमें रफाना सटाइवस और ब्रेसिका ओलरेसिया माने कि गोभी, इन दोनों को क्रॉस करके एक नया किस्म विकसित किया गया, तो इसको कार्पेनको ने इसको विकसित किया था। हेट्रोसिस जिसको संकर ओज बोलते हैं, इसको शल ने दिया। मेल स्टेरिलिटी जोन्स एंड डेविस ने दिया। तो ये कुछ लिस्ट है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस यूएन लॉन्ग। तो ये कुछ लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको किसने दिया है। इसको हम पहले देखें, जैसे कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जब हम वेरिएशन के जो घटक देख रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि फिशर जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने घटक के बारे में बताया था कि एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस और एपिस्टेटिक वेरिएंस ये अलग अलग होते हैं। मेल स्टेरिलिटी मेज में रोड्स ने इसके बारे में बताया था। माइक्रो सेंटर ये एक डाइवर्सिटी का सेंटर है, मतलब जहाँ विभिन्नताएं पाई जाती है क्रॉप की बहुत सारी, उसको हार्लन ने बताया था। मतलब एक छोटा सा जगह, एक पूरे एरिया में एक छोटा सा जगह जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं मिलती हैं, तो इसको हार्लन ने बताया था माइक्रो सेंटर के बारे में। केमिकल म्यूटाजन यानी कि कुछ केमिकल तत्व ऐसे हैं जो कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको ऑर्बैक ने जिसके बारे में बताया। और मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट ये भी एक पादप प्रजनन की एक विधि है जिसमें कई लाइंस को एक साथ मिला के मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसको जेनसन ने बताया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जैसा कि हम देखे थे कि नॉर्मन बोरलॉग जिनको कि
पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो इंडिया में ये जो हुआ ये स्वामीनाथन जी की वजह से हुआ, MS स्वामीनाथन ने, जिन्होंने कि वहाँ से वो मटेरियल बोरलैग के साथ कांटेक्ट करके और वहाँ से वो मटेरियल लाए और यहाँ उन्होंने उसको लगाया इंडिया में, और उसमें सिलेक्शन करके सोनालिका और सरबती सोनारा ये कुछ वैरायटीज़ उन्होंने निकाला, जिससे कि जो इंडियन कंडीशन के लिए अच्छी थी। तो स्वामीनाथन को इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो स्वामीनाथन है, जबकि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक जो है वो बोरलॉग हैं। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज़ ईरी यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में TT चैंग ने इसको डेवलप किया। कुछ इंडियन प्लांट ब्रीडर्स के नाम है कई 3-4, जैसे TS वेंकटरमन। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम इसलिए है जो कि ये शुगर केन यानी कि गन्ना के ब्रीडर थे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ गन्ने पहले ऐसे उगते थे जिनका स्टेम, उनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता था, तो उसमें शुगर कंटेंट हाई था। उसको उन्होंने, जो इंडिया में जो गन्ना लगता था, ये गुण को, ये थिक स्टेम और हाई शुगर कंटेंट, मतलब तना मोटा स्ट्रॉन्ग और जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसको उन्होंने इंडियन केन में ट्रांसफ़र किया थ्रू क्रॉसिंग के द्वारा। इस प्रोसेस को जो है नोबिलाइजेशन ऑफ केन कहा जाता है, यानी कि जो गन्ना है उसका नोबिलाइजेशन उन्होंने किया, उसका महत्व जो है बहुत बढ़ गया, जिससे इंडियन केन में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेंकटरमन इन्होंने ऐसा किया। ये एक्चुअली शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, तो ये कोयम्बटूर से संबंधित थे शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ उन्होंने काम किया। इस तरह से BP पाल एक साइंटिस्ट हैं जो कि एक व्हीट ब्रीडर थे, व्हीट के ऊपर काम करते थे। इन्होंने डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को निकाला। व्हीट में इन्होंने रोग को से लड़ने वाला रोग का रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को, जो वैसे रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को इन्होंने निकाला। इसके अलावा स्वामीनाथन, जो कि हम पहले देखे, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया, डेवलप्ड हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस। इन्होंने व्हीट एंड राइस में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को निकाला, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और एक CT पटेल एक कॉटन ब्रीडर थे, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला कॉटन हाइब्रिड निकाला 1970 में। तो ये कुछ इंडियन साइंटिस्ट थे। ऐसे साइंटिस्ट देखेंगे तो आप उसके बाद जैसे जैसे निर्भर होता, जैसे जैसे स्टडी होती गई, तो बहुत सारे, जैसे जैसे अध्ययन होता गया, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुरू हुए, इसके बाद गवर्नमेंट ने, आप देखोगे अलग अलग जगह पे कुछ रिसर्च स्टेशंस की स्थापना की, कुछ क्रॉप स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे हम, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में बनाया गया, जहाँ पे सिर्फ व्हीट के ऊपर काम होता है। इस तरह से सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में, CRRI है जो राइस के ऊपर काम करती है। इसी तरह से बनारस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की स्थापना की गई। कानपुर में डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च की स्थापना की गई। और इनको धीरे धीरे जो है, जहाँ पे पल्स के ऊपर काम होता था, धीरे धीरे बाद में इनको बदल के इंडियन इंस्टीट्यूट कर दिया गया। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में, जहाँ पल्स के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है, जो करनाल में डायरेक्टरेट था, उसको चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च कर दिया गया। इसी तरह से पोटैटो, टोबैको, सब के लिए, कॉटन, सब के लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, अलग अलग रिसर्च स्टेशंस बनाए गए। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें मतलब एक क्रॉप के ऊपर अलग अलग सेंटर्स पे काम शुरू हुआ। तो इस तरह से ये सब प्रोजेक्ट के शुरू होने से सभी क्षेत्र में, सभी जगहों पे, लोकेशन पर अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर धीरे धीरे रिसर्च होने लगा और नई किस्में आने लगी। और आज आप देखो कि बहुत सारे जगहों पे अलग, हर जगह से अलग। इसमें एक योगदान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी है। अभी हाल ही में आप देखोगे कि IGKB का न्यूज़ में आया था कि इन्होंने धान की 2 नई किस्में निकाली हैं, म्यूटेंट किस्में, यानी कि उत्परिवर्तन से विकसित की है। यहाँ की लोकल वैरायटीज़ जो थी उससे साथ वर्क करके विकसित की है। तो उत्परिवर्तन के द्वारा, क्रॉसिंग के द्वारा, इस तरह से अलग अलग किस्मों से बहुत सारे नई वैरायटीज़ आ गई और आज जो है प्रोडक्शन हमारा काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कि आज हम सेल्फ सस्टेनेबल हैं, मतलब आत्मनिर्भर हैं कम से कम फसल के मामले में और खेती के मामले में। तो ये कुछ प्लांट ब्रीडर्स की हिस्ट्री के बारे में है।